ये एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 10 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में हमने जाना था बिल्डिंग्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि मध्य प्रदेश का सांची स्तूपा, इसके बाद उत्तर प्रदेश के भिटार गांव के टेम्पल के बारे में, महाबलीपुरम के मोनोलिथिक टेम्पल के बारे में, इसके बाद ऐहोल का जो दुर्गा टेम्पल है उसके बारे में, और इन सब के स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे पेंटिंग्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मैप पर अजंता केव कहाँ है। ये है अजंता केव का लोकेशन, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित यह केव सालों पहले बहुत सारे हिल्स को काटकर बहुत सारा गुफा बनाया गया था। इसमें से ज़्यादातर गुफाएं मोनेस्ट्रीज है, जहाँ पर बुद्धिस्ट मोंक रहा करते थे, और इसमें से कुछ को पेंटिंग के द्वारा सजाया भी गया है। जैसे कि यहाँ पर एक पेंटिंग दिया गया है, ये अजंता केव का है। इस केव में अंदर के साइड से बहुत अंधेरा है, तो ज़्यादातर जो पेंटिंग्स है वो टॉर्च के लाइट में बनाया गया होगा। इस पेंटिंग्स के जो कलर्स हैं वो 1500 साल के बाद भी अभी भी बहुत चमकदार है, और इनको प्लांट और मिनरल्स से बनाया गया था। कलर्स को जिन आर्टिस्ट ने ये सब बनाया उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब जानते हैं किताबों के बारे में जिसकी रचना इस पीरियड में की गई। तो बहुत सारे प्रसिद्ध फेमस इपिक्स की रचना की गई इस पीरियड में, महाकाव्यों की रचना की गई। एपिक्स जो होते हैं महाकाव्य, इनमें हीरोइक मैन एंड वुमेन, मतलब जो वीर स्त्री पुरुष होते होंगे, ब्रेव साहसी, उनके बारे में और गॉड्स के बारे में कहानियाँ लिखी होती है। ऐसा ही एक फेमस तमिल इपिक है जिसका नाम है सिलापदिकरम। इसकी रचना इलैंगो नामक पोएट के द्वारा 1800 साल पहले की गई थी। यह कहानी है एक मर्चेंट जिसका नाम है कोवलन, जो कि पूहर में रहता है। उसे एक कोर्टिजन नर्तकी माधवी से प्यार हो जाता है, और उसकी पत्नी होती है कन्नगी। इस कन्नगी को अवॉइड करके, नेग्लेक्ट करके वो माधवी के प्रेम में पड़ जाता है। बाद में कोवलन और कन्नगी जो है ये पूहर को छोड़ देते हैं और मदुरई चले जाते हैं, जहाँ पर पांड्या किंग के जो कोर्ट ज्वेलर है उसके द्वारा कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जाता है, और कोवलन को राजा मृत्युदंड दे देता है। और कन्नगी जो अभी भी उससे प्यार करती है, इस इनजस्टिस के कारण, इस अन्याय के कारण वो दुख और शोक में भर जाती है और मदुरै के पूरे सिटी को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है। यहाँ पर सिलापदिकरम से कन्नगी के दुख के बारे में पोएट डिस्क्राइब करता है। एक और दूसरा तमिल एपिक है मणिमेकालय, जिसकी रचना सतानर द्वारा 1400 साल पहले की गई, और इसमें कोवलन और माधवी की बेटी के बारे में कहानी लिखा गया है। ये जो कंपोजिशंस है दोनों, सिलापदिकरम और मणिमेकालय, इन सब की रचना बहुत सालों पहले हो गई थी, लेकिन इनका मैन्युस्क्रिप्ट फिर से मिला कुछ सालों पहले। अदर राइटर्स और भी थे, जैसे कि कालिदास के बारे में हमने जाना था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये नवरत्नों में से एक थे, और ये संस्कृत में लिखते थे। यहाँ पर मेघदूत जो कि कालिदास द्वारा रचा गया है, इससे एक श्लोक दिया गया है जिसमें कि लवर्स जो कि एक दूसरे से अलग हैं, मानसून के बादलों को मैसेंजर की तरह इमेजिन करता है, कल्पना करता है। अब जानते हैं कि जो ओल्ड स्टोरीज होती थी, पुरानी कहानियाँ, उनको कैसे रिकॉर्ड करके और प्रिजर्व करके, संरक्षित करके रखा जाता था। बहुत सारे हिंदू रिलीजियस स्टोरीज जो कि बहुत पहले से प्रचलित है,
उनको इसी टाइम पर लिखा गया था। जैसे कि पुरानाज, पुरानाज का मतलब होता है ओल्ड। पुराणों में जो है वो गॉड्स और गॉडेसेस, देवी देवताओं जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती, इन सब के बारे में स्टोरी लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से इन देवी देवताओं की पूजा होती थी, मतलब पूजा के विधियों के बारे में दिया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड के क्रिएशन, संसार की सृष्टि के बारे में और राजाओं के बारे में भी बताया गया है। पुराण में जो श्लोक है वो सिंपल संस्कृत में लिखा गया है ताकि सभी लोगों के द्वारा उसे सुना और समझा जा सके। इनका पाठ मंदिरों में पुजारियों द्वारा किया जाता था और लोग वहाँ सुनने के लिए आते थे। संस्कृत में 2 महाकाव्य है, 2 एपिक है, महाभारत और रामायण, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से फेमस रहा है। महाभारत जो है वो कौरवाज और पांडवाज, जो कि कजन्स थे, उनके बीच लड़े गए युद्ध के बारे में है। ये जो वार हुआ था इसका पर्पस था कि कुरुज मतलब कुरु वंश और उनका जो कैपिटल था हस्तिनापुर, इनके गद्दी पर कंट्रोल पाया जा सके। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन जो कहानी अभी हम जानते हैं जिस फॉर्म में, उसे 1500 साल पहले लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि दोनों पुराण और महाभारत दोनों की रचना महर्षि व्यास ने की थी। भागवत गीता ये भी महाभारत में ही इंक्लूडेड है। और दूसरा जो एपिक है, संस्कृत एपिक रामायण, यह राम के बारे में है, जो कौशल के प्रिंस थे, जिनको कि वनवास दे दिया गया था। और इस वनवास की अवधि के दौरान उनकी पत्नी सीता का अपहरण लंका के राजा रावण द्वारा कर लिया गया था और इसकी वजह से रावण और राम के बीच में युद्ध हुई। इस युद्ध में राम की विजयी हुई और वो अयोध्या वापस लौटे, जो कि कौशल का कैपिटल था। महाभारत के जैसा ही यह भी पुरानी कहानी है जिसे अब लिखित रूप दे दिया गया है। और संस्कृत रामायण जो है, इसका ऑथर वाल्मीकि को माना जाता है, मतलब संस्कृत रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। अब जानते हैं इस पीरियड में आम लोगों द्वारा जो कहानियाँ कही जाती थी। आम लोग जो होते थे वो कहानियाँ कहा करते थे, इसका कविताओं की रचना करते थे, गाना गाते थे और प्लेज भी परफॉर्म करते थे, नाटक भी खेला करते थे। इसमें से कुछ जो है कहानियों का कलेक्शन वो प्रिजर्व करके रखा गया है, जैसे कि जटाकाज और पंचतंत्र, इन सब के रूप में, जो कि इसी समय इस पीरियड के दौरान लिखा गया था। जटाकाज की जो स्टोरी है वो अक्सर स्तूपाज के रेलिंग्स पर और अजंता के जो पेंटिंग्स है उन सब में दर्शाई जाती थी। यहाँ पर इसी तरह का एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ मंकी किंग। किसी समय में एक ग्रेट मंकी किंग हुआ करता था, जो कि हिमालय में गंगा नदी के किनारे अपने 80,000 फॉलोअर्स के साथ रहता था। इन सभी बंदरों को एक स्पेशल मैंगो ट्री का फ्रूट, जो फल था, वो बहुत पसंद था क्योंकि वो बहुत मीठा था। ऐसा मैंगो प्लेन्स एरिया में नहीं उगता था। एक दिन एक पका हुआ मैंगो नदी में गिर गया और उसमें बहते हुए वाराणसी तक पहुंचा। वहां पर राजा, सिटी के राजा जो कि स्नान कर रहे थे, उन्हें यह फल मिला और जब उन्होंने इस फल को टेस्ट किया तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुई। उसने अपने राज्य के जंगल के रखवालों को पूछा कि क्या वो ये जो आम का जो फल मिला था इसके पेड़ को ढूंढ सकते हैं। और वो जो जंगल के रखवाले थे वो राजा को हिमालय में लेकर गए। वहाँ जाकर राजा और उनके दरबारी सब
मैंगो खाए, आम खाए। रात में राजा ने देखा कि जो बंदर है वो भी ये आम खाते हैं, तो उसने डिसाइड किया कि इन बंदरों को मार दिया जाए। बंदरों के राजा ने अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए एक प्लान बनाई। उसने ये जो मैंगो ट्री था इसके टहनियों को, ब्रांचेज को तोड़ दिया और उसे बांधकर एक पुल जैसा बनाया रिवर पर, ताकि उसको एक के बाद एक क्रॉस कर सके। और इस ब्रिज के एक छोर को वह तब तक पकड़ कर रखा जब तक उसके सभी फॉलोअर सारे प्रजा पार नहीं कर गए। लेकिन इस प्रयास में राजा इतना थक गया कि वो वहीं गिर गया और मर गया। ह्यूमन किंग ने जब ये सब देखा तो उसने मंकी किंग को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका और राजा को उसकी मृत्यु पर बहुत शोक हुआ और उसे सम्मान भी दिया मंकी किंग को। ये स्टोरी जो है वो सेंट्रल इंडिया के भरहूत के एक स्तूपा से मिली है, जहाँ पर इसे एक स्कल्पचर के एक पीस के रूप में दिखाया गया है। ये फिगर है। इस समय में साइंस पर भी किताबें लिखी गई, उसके बारे में जानते हैं। आर्यभट्टा जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक बुक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात जो होती है वो अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सन डूब रहा है और राइज कर रहा है डेली। उन्होंने एक्लिप्सिस के बारे में भी, ग्रहण के बारे में भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था। उन्होंने सर्कल के सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करने का भी एक तरीका निकाला, जो कि आज जो फार्मूला यूज किया जाता है उसके लगभग बराबर है, उतना ही एक्यूरेट है। वारामिहिर जो कि पंच सिद्धांत के ऑथर थे, लेखक थे। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त, उसके बाद भास्कराचार्य, ये सब कुछ और अन्य मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने कई खोजें की। अब जानते हैं जीरो के बारे में। हालांकि न्यूमरल्स जो थे, अंकों का यूज पहले से किया जा रहा था, लेकिन इंडियन मैथमेटिशियंस जो थे वो जीरो के लिए स्पेशल सिंबल की खोज की। हालांकि ब्रह्मगुप्त, जिसके बारे में अभी हमने जाना कि एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए शून्य का, जीरो का इस्तेमाल किया था। लेकिन आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में शून्य की शुरुआत की और ब्रह्मगुप्त ने लगभग 628 ईस्वी में कैलकुलेशन में जीरो का इस्तेमाल किया, इसका यूज किया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। और ये जो काउंटिंग सिस्टम था ये अरब के द्वारा अपनाया गया और उसके बाद पूरे यूरोप में फैल गया और उसके बाद पूरे विश्व में फैल गया। और इसके बाद से जीरो का जो सिंबल है उसका यूज काउंटिंग में किया जाने लगा। अब जानते हैं आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा जो है वो हेल्थ साइंस है, चिकित्सा विज्ञान है, जो कि एंशिएंट इंडिया में ही डेवलप हुआ था। एंशिएंट इंडिया में आयुर्वेदा के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहला चरक, जिनका टाइमलाइन है 1st to 2nd सेंचुरी CE, और दूसरे थे सुश्रुत, जो कि 4th सेंचुरी CE के टाइम में थे। चरक के द्वारा लिखी गई बुक है चरक संहिता, जिसमें मेडिसिन्स के बारे में बताया गया है। और सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा लिखा गया था, जिसमें सर्जिकल प्रोसीड्योर, शल्य चिकित्सा के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। ये चैप्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने जाना बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जाना पेंटिंग्स के बारे में, फिर जाना जो एंशिएंट बुक्स है, उसके बाद साइंस पर जो लिखा हुआ बुक है, इन सब के बारे में। तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यानपूर्वक स्टडी कीजिए। थैंक यू।